Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT Practice Set 21. Read, read, read. Read everything. Trash classics, good and bad. And see how they do it. Just like a carpenter who works as an apprentice and studies the master. Read, you will absorb it, then write. If it is good, you will find out. If it is not, throw it out of the window. कह रहा है रीड रीड रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. रीड एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ो. ट्रैश क्लासिक्स, जो आपको बेकार का भी लग रहा हो ना ग्रंथ या कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो उसको भी पढ़ो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. एंड सी, और देखो, हाउ दे डू इट, कि वो कैसे काम करते हैं. जस्ट लाइक अ कारपेंटर, एक कारपेंटर की तरह. हु वर्क्स, मतलब कैसे पढ़ो, एक कारपेंटर की तरह जो कि काम करता है, एक प्रशिक्षु की तरह, एक सीखने वाले की तरह काम करता है और स्टडी करता है, और एक मास्टर की तरह, एक प्रशिक्षु की तरह. अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु, तो काम करता है एक प्रशिक्षु की तरह, और मास्टर स्टडी करता है एक मास्टर की तरह. रीड, पढ़ो. यू विल एब्जॉर्ब इट, तुम इन्हें एब्जॉर्ब कर लोगे बिल्कुल. देन राइट, तब लिखो. इफ़ इट इज़ गुड, यदि ये अच्छा हो तो यू विल फाइंड आउट, तो इसमें कुछ ना कुछ आप अच्छा ढूंढ ही लोगे. जब आपको अच्छा लगेगा तो इसमें फाइंड आउट करोगे, आप ढूंढोगे. इफ़ इट इज़ नॉट, यदि ये अच्छा नहीं है तो थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, तो आप इसे विंडो के बाहर फेंक दो. नेक्स्ट है वी मस्ट बी फ्री नॉट, हमें अवश्य ही फ्री नहीं होना चाहिए. बिकॉज वी क्लेम फ्रीडम, क्योंकि हम दावा करते हैं फ्रीडम का. बट बिकॉज वी प्रैक्टिस इट, इसलिए नहीं क्योंकि हम दावा करते हैं फ्रीडम का, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. ये कम स्टेटमेंट है फोकनर के, विलियम फोकनर. नेक्स्ट है हियर आर 4 कोट्स फ्रॉम वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ फोकनर. अब ये कौन से नॉवल से लिया गया है फोकनर की, ये बताना है आपको. क्लॉक स्ले टाइम, क्लॉक तो मारती है टाइम को. टाइम डेड है एज लॉन्ग एज इट इज़ बीइंग क्लिक्ड ऑफ बाय लिटिल व्हील्स, जब तक इसमें लिटिल व्हील्स के द्वारा है ना क्लिक किया जा रहा है ना, तब तक तो ये डेड है. ओनली व्हेन द क्लॉक स्टॉप, जब क्लॉक रुकती है ना, देखो जब क्लॉक क्लिक करती है लिटिल व्हील के द्वारा, तब तो टाइम डेड हो जाता है. लेकिन जब क्लॉक स्टॉप करती है ना, तो टाइम जब जीवित रहता है. वंस अ बिच ऑलवेज अ बिच, यदि कोई एक बिच है ना तो सदैव बिच ही रहेगी वो. मेरे कहने का यही तात्पर्य है. नो बैटल इज़ एवर वॉन, कोई भी युद्ध जीता नहीं, सदैव ही जीता नहीं गया. विक्ट्री इज़ एन इल्यूज़न, विक्ट्री तो, जीत तो एक भ्रम है. फिलोसफर्स का, दार्शनिकों का और मूर्खों का. तो विक्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, ये इल्यूज़न है. हुश नाउ, अब तो शांत हो जाओ. शी सैड, उसने कहा. सो, इसीलिए. आई हुश्ड, मैं शांत हो गया. कैडी स्मेल्ड लाइक ट्रीज इन द रेन, कैडी ने स्माइल किया. बारिश में पेड़, जैसे बारिश में पेड़ स्माइल करता है ना, ऐसी कैडी ने स्माइल किया. तो ये हैं सारे ही जो कोट्स हैं, तो ये ली गई हैं द साउंड एंड द फ्यूरी से, और ये फोकनर ने लिखी हैं. ये 1929 में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका ये, कि क्लॉक स्ले टाइम, एक तो ये बोला है, फिर बोला है वंस अ बिच ऑलवेज अ बिच, फिर एंड नो बैटल इज एवर वॉन, विक्ट्री इज एन इल्यूजन ऑफ फिलोसफर एंड वुल्स. एंड नेक्स्ट है हुश नाउ शी सैड, सो आई हुश्ड कैडी स्मेल्ड लाइक ट्रीज इन द रेन.
नेक्स्ट है किसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो विटमैन के बारे में हैं और उसके वर्क के बारे में। देखो क्या कहते हैं ये, एमर्सन बोलते हैं कि आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्क ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, कि मैं लीव्स ऑफ ग्रास का जो ये वंडरफुल गिफ्ट दिया ना, वॉल्ट विटमैन ने एक्चुअली लीव्स ऑफ ग्रास लिखा हुआ है। तो उस वर्क के बारे में एमर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने जो लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है उस वंडरफुल गिफ्ट के लिए मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ जो उसने लिखा है, उसके प्रति मैं अंधा नहीं हूँ। आई फाइंड इट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम, मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विट पाई है, बहुत ज़्यादा चतुराई विट और विजडम बुद्धि पाई है जो अमेरिका ने हैज़ येट कंट्रीब्यूटेड, जिसमें मतलब अमेरिका ने अपना योगदान दिया है। इमर्सन कह रहे हैं ये लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में, जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। ये जो कमेंट है ना, विटमैन इज़ वंडरफुली गुड, तो ये थोरे ने लिखा है, ना कि लिंकन ने। थोरे ने लिखा है, क्या लिखा है कि विटमैन इज़ वंडरफुली गुड। फिर टी.एस. इलियट का कमेंट है व्हेन विटमैन स्पीक्स ऑफ द लिलाक्स, देखो ये विटमैन के ऊपर ही कमेंट करा है इन्होंने, टी.एस. इलियट ने, और टी.एस. इलियट का पूरा नाम है टॉमस स्टर्न इलियट, कि व्हेन इलियट स्पीक्स ऑफ द लिलाक्स, लिलाक्स दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, और इसमें है ना पर्पल कलर के और पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं लिलाक्स में। कह रहे हैं जब विटमैन है ना लिलाक्स के बारे में बात करते हैं या मोकिंग बर्ड के बारे में, मजाक उड़ाते हुए बर्ड के बारे में बात करते हैं, या अपनी थ्योरी या विश्वास, तो जब भी मतलब लिलाक्स और मोकिंग बर्ड के बारे में बात करते हैं तो जो उनकी थ्योरी और विश्वास है ना वो ऐसे ही ड्रॉप कर जाते हैं जैसे कि एक अनावश्यक बहाना होता है, जैसे अनावश्यक बहाना करके एकदम कोई चला जाता है, एक नीडलेस टेक्स्ट की तरह वो ड्रॉप कर जाते हैं उनकी थ्योरी और बिलीफ। तो जब विटमैन लिलाक्स और मोकिंग बर्ड के बारे में बोलते हैं तो उनकी जो थ्योरी है और बिलीफ है वो ड्रॉप कर जाता है एक नीडलेस प्रीटेक्स्ट की तरह। तो ये टी.एस. इलियट ने कहा है। तो देखो यहाँ सेकंड ही इनकरेक्ट था, तो विटमैन वंडरफुली गुड है, ये थोरे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें इनकरेक्टली मैच्ड करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक सो पीजीटी में, हाँ पीजीटी में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने फिलअप की तरह से दिया था इन्हें, कि इन्होंने ऐसा डैश करके दे दिया था इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। तो कौन सा राइट प्लेस फॉर लव है? अर्थ। तो अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर। अब मैं नहीं जानता कि मुझे और अधिक अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा लव करने के लिए। तो ये बर्चीज़ में बोली है इन्होंने लाइन, अच्छी पोएम है, इम्पोर्टेंट पोएम है ये, रॉबर्ट फ्रोस्ट की ही पोएम है ये। तो इसे भी आप अच्छे से कर लें। देखो मैं कराऊंगी आपको, लाइन टू लाइन कराऊंगी मैं आपको, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहेगी। जो लेंदी वर्क हैं काफ़ी, तो उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। रेगुलर आप देखते रहिए वीडियो को, डेफिनेटली यू विल विन द सिलेक्शन if you watch my videos regularly and make your notes yourself. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ इज़ द राइट प्लेस। देखो पहला भी यही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फिलअप की तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनका, इसलिए आपको डीप ही पढ़ना पड़ेगा। इतना डीप तो ये नहीं पूछते हैं, लेकिन जो भी करो बहुत अच्छे से करो। तो अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर। बर्चेज में बोली है ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, और इनका आपको मैं बताऊं रॉबर्ट ली फ्रोस्ट पूरा नेम है इनका, ये फुल नेम रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। इसमें एक बार पूछ लिया था यहाँ पे भी कि इनका फुल नेम क्या है, मतलब बीच में आपका क्या लगाना है इनका। ये तो रॉबर्ट फ्रोस्ट भी बोलता है, लेकिन रॉबर्ट ली फ्रोस्ट है इनका पूरा नाम। तो अब नेक्स्ट है माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज़ टू यूनाइट। जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो यूनाइट करना है, एक करना है। माई अवोकेशन एंड माई वोकेशन एज माई टू आइज मेक वन इन साइट। जो मेरा अवोकेशन और माई वोकेशन है ना, वोकेशन मतलब होता है बिजनेस,
वो मेरी दो आँखें हैं, मेरी अवोकेशन और मेरी वोकेशन दो आँखें हैं, एक ही दृश्य में मतलब एक ही बन जाती हैं। ये कोई भी दृश्य देखते हैं तो मेरी अवोकेशन और वोकेशन दो आँखें होते हुए भी एक बन जाती हैं। ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन, केवल जहाँ प्रेम और आवश्यकता एक होती है, जहाँ प्रेम और आवश्यकता एक होती है वहाँ मेरी अवोकेशन और वोकेशन टू आइज़ होते हुए भी एक मतलब एक तरह से दो आँखें होते हुए भी एक हो जाती हैं उस दृश्य में, जहाँ भी मैं लव और नीड को एक देखता हूँ। तो ये लाइन ली गई हैं टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम से, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ये भी रॉबर्ट ली फ्रोस्ट की लाइन थी। ये वर्क जो है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, ये वहीं से ली गई हैं, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आई स्नोई इवनिंग से लिया गया है वर्क, ये जो सॉरी लाइन है। और रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने ये तीनों ही जो लाइन्स हैं ये मतलब तीनों स्टैंजाज ये स्टॉपिंग ये रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने लिखे हैं, अलग अलग पोएम से हैं ये। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे प्रभावित थे, इस पोएम से और इन लाइनों से कि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखो यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये जो जंगल है ना बहुत सुंदर है, अंधकारपूर्ण है, गहन है, या संसार से एक तरह से कंपैरिजन की जा रही है उससे, लेकिन हमारे कुछ प्रोमिसेस हैं, मतलब हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमें उसे पूरा करना है अभी और मीलों दूर तक चलना है। तो इससे इतने प्रभावित थे, जब उनकी डेथ हुई थी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उनके टेबल पे ये मिली थी लाइनें लिखी हुई, टेबल पे एक पेपर पड़ा हुआ था तो वहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित थे इन लाइनों से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट था बता दिया मैंने, बर्चिस से ली गई है, मेंडिंग वॉल से नहीं है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसमें से आपको मैच करने हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, जबकि ये सारे ही करेक्ट हैं। देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, ऑल आर करेक्ट। तो किड्स ने लिखी है हाइपेरियन। देखो सबके वर्क अच्छे से देख लेना, यहाँ पे इतना डीप पीजीटी में नहीं पूछेंगे, इनके वर्क अच्छे से देख लेना। और किड्स ने जॉन किड्स ने लिखी है हाइपेरियन। लैम रोट जॉन वुडविल, अर्नोल्ड रोट मेमोरियल वर्सेस एंड इट इज़ अपीयर्ड इन 1850। डिकन्स चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है द अमेरिकन नोट्स। तो किड्स ने लिखा है हाइपेरियन, चार्ल्स लैम ने लिखा है जॉन वुडविले। देखो कितना अच्छा है ये वाला, अच्छे से करना, जॉन वुडविले ये लिखा है चार्ल्स लैम ने। तो कभी कभी माइनर वर्क है ना वो भी मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो किड्स हाइपेरियन, लैम जॉन वुडविले, अर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेस डिकन्स द अमेरिकन नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कमेंट्स। तो जेंटल हार्टेड ये कॉलरेज ने कहा है। देखो चार्ल्स लैम के बारे में बोला है ये, जेंटल हार्टेड तो कहा है कॉलरेज ने चार्ल्स लैम को, और वर्ड्सवर्थ ने कहा है चार्ल्स लैम को द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। स्कॉर्नर मतलब होता है नफरत करने वाला, तो फील्ड से नफरत करने वाला, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है ये भी। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे ही करेक्ट हैं ये। तो जेंटल हार्टेड कहा है ये चार्ल्स लैम के बारे में, है ना। ये पूछा है कि किसके बारे में करा है कमेंट, ये तो चार्ल्स लैम के बारे में करा है। एस.टी. कॉलरिज ने जेंटल हार्टेड बोला है, वर्ड्सवर्थ ने फ्रॉलिक एंड द जेंटल, और इस कॉर्नर ऑफ द फील्ड ये बोला है चार्ल्स लैम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन। हुज कमेंट इज दिस प्रोफेसर सेंड्स पर।
किड्स एक आलोचक हो सकते थे। जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है ना, इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ माइट, है ना। तो यहाँ पर जब बहुत ही कम संभावना होती है किसी चीज़ की, तब माइट का यूज़ करते हैं। तो किड्स एक क्रिटिक हो सकता था, एज ही माइट हैव बिकम, लगभग वो कुछ अच्छा भी हो सकता था, बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो ऐसा था। तो हुज कमेंट इज दिस, ये प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा है। फिर इन इस लेटर ऑफ दिसंबर 21, 1817, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी, देखो इसने अपने ब्रदर्स को लिखे थे, जॉर्ज और थॉमस को, ठीक है। 21 दिसंबर 1817 में इन्होंने ये लिखा था। और किड्स ने एक टर्म यहाँ पे यूज़ करी थी, वो निगेटिव कैपेबिलिटी यूज़ की थी, ठीक है। और ये यूज़ की थी इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ की थी निगेटिव कैपेबिलिटी। तो इन हिज लेटर ऑफ दिसंबर 21, 1870 टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस, किड्स हैज़ यूज्ड अ टर्म नेम निगेटिव कैपेबिलिटी। जब अनसर्टेनिटीज़ दिखाई जाती हैं, डाउट्स होते हैं, है ना, तो वहाँ निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। लैम्ब बिगेन हिज करियर एज अ पोएट। जो लैम्ब है ना, लैम्ब ने अपने करियर की शुरुआत करी है एक पोएट के रूप में। Here are the 3 quotes from one of the Hardy's novel, name the novel। देखो हार्डी के नोवेल में से कोई एक नोवेल है जहाँ से ये तीनों कोट्स ली गई हैं। तो कंसीड का मीन्स पहले बता देता है, इसका मतलब होता है मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना। तो यू कंसीड नथिंग टू मी, तुम तो मेरे से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, एंड आई हैव टू कंसीड एवरीथिंग टू यू, लेकिन मैंने तो तुमसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, कंसीड कर लिया है। देखो सिनोनियम भी हो जाएगा, याद करो अच्छे से, CONCEDE मीन्स स्वीकार करना या मान लेना। तो यू कंसीड नथिंग टू मी, तुमने तो मेरे से कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने तो तुमसे सब कुछ स्वीकार कर लिया। टीच मी टू लिव दैट आई मे ड्रेड, टीच मी टू लिव, मुझे जीना सिखाओ, दैट आई मे ड्रेड, क्योंकि मैं तो ड्रेड ही हो रहा हूँ, मुझे तो डर ही लग रहा है। द ग्रेव एज लिटिल एज माई बेड, टीच मी टू डाई, द ग्रेव एज लिटिल एज माई बेड, टीच मी टू डाई। ग्रेव मतलब यहाँ पे कब्र से है, देखो गंभीर भी होता है ग्रेव मीन्स, है ना। तो मुर्दा तो जाके क्या हो जाएगा, डेड बॉडी तो बिल्कुल गंभीर ही हो जाती है, तो ऐसा आप सेंस लगा सकते हैं। कब्र से है वैसे, कि मेरी कब्र इतनी ही छोटी है जितना कि मेरा बेड। टीच मी टू डाई, मुझे मरना सिखा दो। तो टीच मी टू लिव दैट आई मे ड्रेड, द ग्रेव एज लिटिल एज माई बेड, टीच मी टू डाई। फिर है वीमेन आर सो स्ट्रेंज इन देयर इन्फ्लुएंस, अपने प्रभावों में तो वीमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज दिखाई देती हैं। दैट दे टेम्प्ट यू टू मिसप्लेस्ड काइंडनेस, और वो तुम्हें ना ललचाएंगी, टेम्प्ट करेंगी, ताकि तुम अपनी काइंडनेस को है ना मिसप्लेस कर दो, गलत स्थान पर ले जाओ। ये ज्यूड द ऑब्सक्योर से लाइन ली गई है, ये नोवेल है, और ये लिखा है थॉमस हार्डी ने। और मैं आपको थॉमस हार्डी के बारे में बता दूं कि थॉमस हार्डी इज़ अ पेसिमिस्टिक पोएट, एंड ऑन द अदर हैंड वी सी दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक पोएट। तो यहाँ देखते हैं दोबारा, तो ज्यूड द ऑब्सक्योर के बारे में बोलते हैं। यू कंसीड नथिंग टू मी एंड आई हैव टू कंसीड नथिंग एवरीथिंग टू यू। इतना पूछते नहीं हैं यहाँ पे, नोवेल से तो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलो, पोएम से कोट्स ज़्यादा आती हैं, लेकिन नोवेल से तो मुश्किल ही आएंगी। लेकिन पेपर का पता नहीं चलता कि कब क्या चीज़ आ जाए, है ना। तो टफ भी हो सकती हैं चीज़ें, पेपर टफ भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार जो इम्पोर्टेंट है। तो यू कंसीड नथिंग टू मी एंड आई हैव टू कंसीड एवरीथिंग टू यू, टीच मी टू लिव दैट आई मे ड्रेड, द ग्रेव एज लिटिल एज माई बेड, टीच मी टू डाई। Women are so strange they in their influence, then they tempt you to misplaced kindness. Jude the Obscure by Thomas Hardy. Next question है, लैम्ब contributed to critical essays। लैम्ब ने, यहाँ चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने 2 आलोचनात्मक एस्से को कंट्रीब्यूट किया था, योगदान दिया था। वो कौन से थे?
ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ, ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ। एंड नेक्स्ट है, तो देख लो ऐसे के नाम भी याद कर लो, ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ, इतना ही पूछेगा। एंड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, considered with reference to their fitness for stage representation to Leigh Hunt's The Reflector। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपने दो क्रिटिकल ऐसे का, ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ का और ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर का, कंसिडर करते हुए उन्हें उनकी फिटनेस के लिए रेफरेंस के साथ, ताकि वो ले हंट के रिफ्लेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें स्टेज पर। तो देखते हैं, लैम कंट्रीब्यूटेड टू क्रिटिकल ऐसे ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगार्थ एंड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू देयर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन टू ले हंट्स द रिफ्लेक्टर। द रिफ्लेक्टर आंसर है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर। देखो मनुष्य जो है ना वो बहुत डींगे मारने वाला, कहें तो बहुत फेंकने वाला प्राणी है, बेवजह की बहुत डींगे मारने वाला। दिस इज़ थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क। इस शैली के वर्क में से एक की थीम है फाइंड इट आउट, तो वो ओजीमेंडियास की है। ओजीमेंडियास पीबी शैली ने लिखा है ये, और ये थीम है मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर, ओजीमेंडियास की। देखो थीम भी ज़्यादातर पूछता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है शैलीज। देखो थीम पूछेगा, वर्क के नाम पूछेगा पीजीटी में ज़्यादातर, कैरेक्टर कुछ ही पूछ लेगा, पोएम ज़्यादा करना, आप पोएम की कोट्स पूछ लेता है, नोवेल की तो मुश्किल ही पूछेगा वो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी लग रही है वो देखेंगे, जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे बस। Shelley's Ariel to Miranda was inspired by one of Shakespeare play, which play is this? शेली का जो एरियल है, शेलीज एरियल टू मिरिंडा वॉज इंस्पायर्ड, वो मिरिंडा के मतलब मिरिंडा से इंस्पायर होके लिखा है, और मिरिंडा शेक्सपियर के प्ले में है एक, वो किस में है? द टेम्पेस्ट में। शैली का जो एरियल है, शेली एरियल टू मिरिंडा वॉज इंस्पायर्ड, वो मिरिंडा से इंस्पायर होके इसने लिखा है, तो एरियल के बारे में शैली ने। और ये कहाँ से लिया गया है? कैरेक्टर द टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर का प्ले है, और ये स्वान सॉन्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट? शैली को सबसे ज़्यादा प्रभावित किस वर्क ने करा था? तो वो पॉलिटिकल जस्टिस ने करा था, जो कि लिखा है गॉडविन ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे इनकरेक्ट देखना है, तो देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। थर्ड है यहाँ पे इनकरेक्ट, वो मैं आपको बता दे दूँगी यहाँ पे किसका, क्रिटिक का किसका नाम आएगा। तो विद शेक्सपियर, देखो लेंदी हो रही है वीडियो, बस अभी फिनिश ही होने वाला है, अभी तो काफ़ी है, 4-5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं, अभी से फिनिश ही कर देते हैं। कि विद शेक्सपियर डिकन्स इज़ द मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर्स एंड लाइक शेक्सपियर ही हैज़ कन्क्वर्ड द वर्ल्ड, द फॉल्ट्स ऑफ डिकन्स आर द फॉल्ट्स ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर। जॉर्ज सैमसन ने कहा है कि शेक्सपियर के साथ ही डिकन्स राइटर्स मतलब मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर्स, शेक्सपियर की तरह ही डिकन्स भी अच्छे राइटर रहे हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, और जो डिकन्स के फॉल्ट्स हैं वो इंग्लिश कैरेक्टर्स के फॉल्ट्स हैं। ये जॉर्ज सैमसन ने कहा है। फिर रिकेट्स ने कहा है डिकन्स के बारे में, देखो चार्ल्स डिकन्स के बारे में क्या कहा है कि डिकन्स एक इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट हैं, कि इनकी तुलना, इनके स्टाइल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यूज्ड फिक्शन एज अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह फिक्शन को यूज़ करते हैं सोशल अपील करने के लिए, एक सामाजिक आग्रह करने के लिए, अपील करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह फिक्शन को यूज़ करते हैं, और इनके स्टाइल की तुलना किसी से नहीं किया जाए। रिकेट ने कहा डिकन्स के बारे में। अब द पेन विच रोट डेविड कॉपरफील्ड वॉज डिप्ड इन हिज ओन ब्लड, जिस पेन से उन्होंने लिखा है ना डेविड कॉपरफील्ड, उनके खुद के ब्लड से उन्होंने डीप कर दिया, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है। तो ये ह्यूज वॉकर ने बोला है, लोंग ने नहीं बोला। किसने कहा है? ह्यूज वॉकर ने।
चार्ल्स डिकन्स के बारे में कि द पेन विच रोट डेविड कोपरफील्ड वॉज डिप्ड इन हिज ऑन ब्लड, ह्यूज वॉकर। फिर ये एडिट किसने किया था? हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। तो डिकन्स ने करा है ये एडिट, हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। फिर एक स्केचेस बाय बोस कंटेन्स इलस्ट्रेशन बाय एन आर्टिस्ट, फाइंड आउट द आर्टिस्ट। देखो यहाँ पे भी चार्ल्स डिकन्स ही है कि स्केचेस बाय बोस नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ और ही आएगा। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, देख लूँगी एक बार, मैं से फाइंड आउट करती हूँ। नेक्स्ट है ऑर्थर हेलम वॉज टेनिसन फ्रेंड। ऑर्थर हेलम है ना टेनिसन के फ्रेंड थे, और उनकी डेथ, हिज डेथ गिव बर्थ, मतलब उनकी डेथ ने है ना जन्म दिया एक मोन्यूमेंटल वर्क को जिसका नाम है टायरसियाज एंड अदर पोएम्स 1885। तो टेनिसन के फ्रेंड थे ऑर्थर हेलम, उनकी डेथ ने किसकी? टेनिसन की, सॉरी ऑर्थर हेलम की जो डेथ थी उसने एक मोन्यूमेंटल वर्क को जन्म दिया। टेनिसन ने ऑर्थर हेलम के बारे में लिखा, वो लिखा था टायरसियाज एंड अदर पोएम्स 1885 में। अच्छा, इन मेमोरियम ये 1850 में आया था, ये टेनिसन का वर्क है। वर्ड्सवर्थ की डेथ भी तभी हुई थी 1850 में, और टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे इनकी डेथ के बाद, और वर्ड्सवर्थ से पहले थे रॉबर्ट सगे। और डिमेटर एंड अदर पोएम्स 1889 में आई थी, ये लोक्सले हॉल 1886 में था ये डिमेटर एंड अदर पोएम्स 1889। फिर है मोड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द पेट्रियोटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ द क्रीमियन वॉर। मोड 1855 में था, ये रिफ्लेक्ट करता है एक देशभक्ति की भावना को प्रभावित करता है। 1855 तो द क्रीमियन वॉर के समय, मतलब वो चीज़ें दिखाई गई हैं द क्रीमियन वॉर को, तो मोड के अंदर मोड 1855 में था, ये आया था। ये रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट ऑफ द पेट्रियोटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ द क्रीमियन वॉर। टेनिसन ने एक पोएट के रूप में और एक साइंटिस्ट की आँख से और एक पोएट की आँख से प्रकृति को देखा। हिज फ्यूनरल बिकेम कंट्रोवर्शियल। किसकी जो फ्यूनरल थी ना, जब उनका फ्यूनरल करा जा रहा था, अंतिम संस्कार करा जा रहा था, तो डेथ के बाद उनकी, तो कंट्रोवर्शियल रहा ये उनका फ्यूनरल। जब उनके एग्जीक्यूटर, कार्यान्वित करना, संपादक जो होता है, तो जो उनके निष्पादक है शायद, ये एग्जीक्यूटर होता है कार्यान्वित करने वाला। उनके जो एग्जीक्यूटर थे ना सर सिडनी कार्लाइल कोकरेल, सर सिडनी कार्लाइल कोकरेल, वो जोर दे रहे थे कि एबे पोएट्स कॉर्नर में इन्हें बरी किया जाए, दफनाया जाए। जबकि उनके फैमिली और फ्रेंड ये चाह रहे थे कि उन्हें कहाँ बरी करा जाए? स्टेन्सफोर्ड में। कहाँ दफनाया जाए? स्टेन्सफोर्ड में दफनाया जाए, सेम कब्र में जहाँ उनकी फर्स्ट वाइफ एम्मा थी। तो ये हार्डी के बारे में बात हो रही है कि हुज फ्यूनरल बिकेम कंट्रोवर्शियल व्हेन हिज एग्जीक्यूटर सर सिडनी का, ये तो सर सिडनी जो इनके एग्जीक्यूटर थे सर सिडनी कार्लाइल कोकरेल, वो तो इस बात पे जोर दे रहे थे कि एबे पोएट्स कॉर्नर में इनको दफनाया जाए। लेकिन इनकी फैमिली फ्रेंड्स चाह रहे थे कि इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी एम्मा, उनकी कब्र में इन्हें स्टेन्सफोर्ड में बरी करा जाए। तो थॉमस हार्डी के बारे में बात करी जा रही है। देखो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।